Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome again to the ComSat Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. And the course which you are studying is Learning Management Systems. And the course code is CSC350. Students, in the last lecture, we discussed work site tools of Slate. What is Slate, by the way? Do you remember or forgot? Slate is Sakai Learning and Teaching Environment. So basically the learning and the teaching environment. So students, continuing the series of lectures, review of the previous lecture very quickly. In the last lecture, we discussed how the assignments are checked and how the grade book is updated, and very quickly we reviewed all this, and then we focused on the Dropbox facility. And in the Dropbox facility, we discussed how Dropbox facility is useful for the students, particularly for the students, because you can share your assignments or other material, course related material with the teacher, and the teacher can equally share with you. And then we can choose the things from the Dropbox. We can add something where we can add items to the Dropbox, और अगर ज़रूरत हो तो हम उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं, और जब हम ड्रॉप बॉक्स में फंक्शन कर रहे हों तो उसमें काम करने के बाद हम चाहें तो हम सिलेक्टेड आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं, और थ्रू ब्राउजिंग भी हम इसमें एडिशन कर सकते हैं. फिर हमने URL रिसोर्स लोकेटर जो है, इसको हमने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको डिस्कस किया HTML के थ्रू, एंड ऑल दिस वाज linked with the Dropbox and the other resource facility. Editing in the Dropbox हमने डिटेल से डिस्कस किया, और कुछ ऑप्शनल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं वो हमने डिस्कस की. फिर ये पढ़ा कि मूविंग एंड द कॉपिंग इन द Dropbox के आइटम्स को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में किस तरीके से मूव कर सकते हैं, या फिर हम उसको कॉपी करके दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं. ये हमने डिस्कस किया था. फिर हमने चैट रूम डिस्कस किया था कि चैट रूम में और फोरम में, चैट रूम जो है बेसिकली एक इनफॉर्मल वे ऑफ चैटिंग है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स जो है वो अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, और डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं. फिर हमने सेक्शन इन्फो हमने डिस्कस किया, जो कि रिसोर्सेज रिलेटेड है, जिसमें कोर्सेज का मटेरियल के बारे में बात हुई, और इस कोर्स में असाइनमेंट्स और जो एडिशनल जो हैंडआउट्स हैं उनकी बात हुई. और फिर हमने फोरम्स को डिस्कस किया. फोरम्स में कौन से पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो अगर हम किसी को पार्टिसिपेट ना करवाना चाहें तो हम किस तरीके से उसको डिसअलाउ भी कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग फिर हमने कुछ एडिशनल फंक्शंस डिस्कस किए, और फिर मैसेजेस को हमने start किया, but we could not focus much on the messages because of the time. आज हम यहीं से ही अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे. मैसेजेस. मैसेज क्या है? मैसेज इज अ कम्युनिकेशन, ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हम इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स या यूजिंग डिफरेंट मीडिया चैनल वाया, हम अपनी बात दूसरे तक किस तरह पहुंचाते हैं, उसके हिस्ट्री में
बेशुमार तरीके राइज रहे हैं। इंसान ने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के कई तरीकों से एफर्ट्स की, फिर उसके बाद फिर मॉडर्न टेक्निक्स आई, और ज़ाहिर है कि हम इसमें इतनी लंबी हिस्ट्री में नहीं जा सकते। जस्ट टू रिकॉल यू कि आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात किस तरीके से पहुंचाते हैं, दिस इज रिलेटेड टू द मैसेज। तो यहाँ पे स्लेट में मैसेज का क्या मतलब है? स्लेट में मैसेज का मतलब ये है कि इट इज अ कम्युनिकेशन यूजिंग इंटरनल कोर्स मेल। इंटरनली इंस्टीट्यूशन के अंदर जो उस कोर्स में लोग रजिस्टर्ड होते हैं, या फिर उस कोर्स को जो मॉनिटर कर रहे होते हैं, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, या हेड ऑफ द कैंपस हो सकता है, या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो वो अगर इसको मॉनिटर करना चाहे और वो इस मैसेज में हाइड हो के कुछ देखना चाहे, तो वो किस तरीके, या फिर जो कोर्स पढ़ा रहा है वो अगर बाय चॉइस शेयर करना चाहे, कम्युनिकेट करना चाहे विद द हाई एप्स, विद द टीचर्स, विद द स्टूडेंट्स, विद द अदर टीचर्स, तो वो किस तरीके से ये कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्लेट के अंदर एक फैसिलिटी जो है वो मौजूद है, व्यूइंग दी मैसेजेस। जब मैसेज एक मेंबर से एक स्टेक होल्डर से दूसरे स्टेक होल्डर तक जाता है, एक स्टूडेंट से दूसरे, या टीचर से स्टूडेंट्स तक जाता है, तो उसको कैसे देखा जाता है या कैसे पढ़ा जाता है। तो मैसेज दरअसल एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है स्लेट के अंदर। आमतौर पे मैसेजेस जो है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिस्टेड होते हैं। एक तो ये खूबी, दूसरा अगर एक ही दिन में मुख्तलिफ औकात में है तो उनका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है होता है। जो लेटेस्ट हैं वो जो है वो पहले रिकॉर्डेड, वो पहले लिस्टेड होते हैं, और जो नहीं है वो और जो बाद में जो पहले आए होते हैं वो नीचे लिस्टेड होते हैं, और जो लेटेस्ट होते हैं वो ऊपर लिस्टेड होते हैं। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अनरेड मैसेजेस जो है वो आम तौर पे बोल्ड होते हैं, जिससे ये निशानी होती है कि ये मैसेज जो है हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो उस मैसेज को पढ़ने के लिए सिंपली वही कलेक्ट मैसेज, जिस तरह ईमेल मैसेजेस पढ़े जाते हैं, उसी तरह हम करते हैं। व्यूड मैसेजेस आर मार्क्ड एज रीड। ये थोड़ा सा फर्क है। जब हम किसी मैसेज को खोल के क्लिक करके उसको पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने के बाद उसके साथ जो है ये एक इट इज मार्क्ड एज रेड, यानी रीड, जब हमने पढ़ लिया। बट यू कैन मार्क एनी रीड मैसेज एज अनरीड। ये अपनी चॉइस है। आप बाद में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक ना करें, खोले नहीं, लेकिन जब आप खोलते हैं, जब आप क्लिक करते हैं, तो आप ऑटो जनरेटेड एक मैसेज एक वहाँ पे मार्क हो जाता है कि ये मैसेज जो है ये रीड कर लिया है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैसेज जो हैं वो लिस्टेड होते हैं, बट कैन बी सिलेक्टेड बाय कन्वर्सेशन। बाय कन्वर्सेशन व्यू टू डिस्प्ले मैसेजेस इन इंडेंटेड थ्रेड्स। तो ये जिस तरह से भी वो उसके अंदर जितने भी उस मैसेज के अंदर थ्रेड रिप्लाईज आते हैं वो थ्रेड में जुड़े होते हैं, और अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने पढ़ लिए हुए हैं तो वो थ्रेड के अंदर वो फिर हाइड हो जाते हैं और एक लाइन सी नज़र आती है। जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हम उसकी डिटेल जो है वो व्यू कर सकते हैं।
ताकि पिछली उन मैसेजेस का जो पूरा थ्रेड जो है वो अगर हम पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। हम प्रिंट में डिफरेंट ऑप्शंस में हम इसको रिकॉर्ड के तौर पर भी प्रिंट करके पीडीएफ में हम रख सकते हैं। मैसेज कंपोज कैसे किस तरह किया जाता है? मैसेज कंपोज करने का तरीका बिल्कुल जिस तरह ईमेल अकाउंट्स में मैसेज कंपोज किया जाता है उसी तरह होता है, लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो कुछ यह है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इस इंटरफेस में जो है आप रिच टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, HTML फॉर्मेट में उसके एडिटिंग अटैचमेंट में हम ये मैसेजेस जो हैं ये दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है कि हम अपने मैसेजेस को किस तरीके से शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसी तरह इसकी ये कर सकते हैं। ये एक प्रिंट स्क्रीन आपके साथ शेयर की जा रही है जिसमें कंपोज मैसेज को सर्कल किया गया है कि जब भी आप कोई नया मैसेज जनरेट करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम इस कंपोज मैसेज को हम क्लिक करते हैं। उसके बाद इसमें जो कुछ हमने टाइप करना हो या ऑलरेडी टाइप्ड है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, दैट कैन बी डन। और इसी तरह आप देख लें इसी मैसेजेस में अगर कोई आपको कोई चीज़ अटैचमेंट में आई है तो न्यू फोल्डर में और सेटिंग में अगर कुछ चेंज करनी है कि ताकि आपका जो इंटरफेस है वो आपको आपकी चॉइस के मुताबिक नज़र आए, तो दिस कैन आल्सो बी डन। तो मैसेजेस में फिर नीचे जिस तरह ईमेल मैसेजेस की डिटेल्स होती है उससे रिलेटेड लेफ़्ट राइट पे आमतौर पे लेफ़्ट के ऊपर, तो उसी तरह स्लेट में मैसेजेस के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेटेड होती है कि रिसीव्ड कितने हैं, सेंट कितने हैं, डिलीटेड कितने हैं। तो मैसेज रिसीव्ड, मैसेज सेंट, मैसेज डिलीटेड, तो वो पूरे उनकी काउंटिंग जो है वो विद इन ब्रैकेट जो है शो हो रही होती है। एक ब्रीफ एक आर्काइव हिस्ट्री जो है वो बन रही होती है। तो कंपोज मैसेज में यू कैन राइट डिटेल about the topic, about the issue, about anything which you want to share with those whom you are sending the message. तो ये एक क्विक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन ज़ाहिर है इसकी एक सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो आपका वाईफाई सिस्टम है। अगर आप का नेट जो है वो इफ इट इज़ नॉट फंक्शनिंग लोड शेडिंग की वजह से या किसी और रीज़न से, तो फिर ये एक लिमिटेशन की शक्ल में ये सामने आता है। then your message is delayed. Otherwise, in normal circumstances, this is one of the best of the best facilities to communicate immediately. Receiving the message, replying the message, and this is all what we can do. इसके बाद ये एक आपके साथ शेयर की जा रही है कि मैसेजेस और कंपोज, और फिर नीचे कंपोज ए मैसेज, रिक्वायर्ड आइटम्स मार्क्ड विद स्टेरिक्स, रेड स्टेरिक्स, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। आमतौर पे जो रेड मार्क की जाती हैं ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनमें जो मैसेज सेंड करने वाला है उसने ये इंफॉर्मेशन लाजमी देनी है उसने। तो फिर उसके बाद 2 के बाद कौन कौन इसमें ऐड किया जा सकता है, क्या ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कोर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग जो इस ट्रेनिंग को या इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं उनको ये मैसेज जाना है। और
इसी तरह अगर आपने किसी को सीसी में रखना है, मसलन मिसाल के तौर पे अगर ग्रुप असाइनमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और इसका एविडेंस टीचर को देना चाह रहे हैं, तो टीचर को वो सीसी में रख सकते हैं। लेबल में नॉर्मल और द अदर ऑप्शन फ्रॉम दिस ब्लू ड्रॉप डाउन एरो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट में वी कैन टाइप द सब्जेक्ट, यानी ये जो मैसेज जा रहा है इसका किससे रिलेटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 20, लेक्चर 28 के बारे में है, या कोई टॉपिक जो कि डिस्कस हो रहा है जिसके ऊपर ये इस मैसेज की इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत पेश आ रही है, उससे रिलेटेड है। तो एक ब्रीफ सा सब्जेक्ट में मेंशन होना ज़रूरी है ताकि जो रीडर है मैसेज का वो उसको जैसे ही उसको मैसेज रिसीव हो तो वो समझ जाए टाइटल से या सब्जेक्ट से कि व्हाट टाइप ऑफ इशू इज़ बीइंग डिस्कस्ड, कि व्हाट इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द मैसेज। तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस वहाँ से पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैसेज में ये नीचे बॉडी ऑफ द मैसेज इसको हम कह सकते हैं, या पेन वेयर मैसेज कैन बी रिटन। तो इसमें मैसेज कैन बी रिटन एंड ज़ाहिर है कि जितनी आपकी स्पीड अच्छी है आप उतना तेज़ी से मैसेज लिख सकते हैं और मैसेज का रिप्लाई जो है वो दे सकते हैं, और आपका कम्युनिकेशन जो है वो इट विल बी फास्टर एंड फास्टर। लेकिन अगर आपने लिखना है किसी कंसेप्ट के बारे में और लिमिटेड टाइम है, तो बेहतर है कि अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल बिल्ट हुई है वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ आप आसानी के साथ पेस्ट कर सकते हैं। एडिशन टू दिस मैसेज, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन करना है, डॉक्यूमेंट की डिटेल बतानी है, तो वो डिटेल भी यहाँ पे अटैचमेंट में भेजी जा सकती है। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आर्टिकल है, कोई एनी अदर थिंग, या इफ यू वांट टू शेयर विद द टीचर, विद द स्टूडेंट, विद योर कोलीग, के how to solve the assignment, how was the previous assignment, या कोई और information related to the course, subject, material, concept, you can easily share. तो स्टूडेंट्स बाकी इसमें फंक्शन जो है वो एज यूजुअल जैसे नीचे लिखा हुआ है ऐड अटैचमेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे, यहाँ पे ये जो नो अटैचमेंट है येट, ये मैसेज जो है ये चेंज हो जाता है। और अटैचमेंट का वही नॉर्मल प्रोसीजर है, आप इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद ब्राउज करके आप बताते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू अटैच। तो उसके बाद अटैचमेंट के बाद इफ़ यू थिंक दैट द अटैचमेंट वाज रॉन्ग तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और इफ़ यू थिंक ऑल इज गुड डन, लेकिन सेंड प्रेस करने से पहले एक दफ़ा मैसेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेकर राइट कॉर्नर नीचे बॉटम कॉर्नर तक आप अच्छी तरह देख लें कि व्हाट यू हैव रिटन, इज इट करेक्ट, व्हाट यू हैव अटैच, इज इट पर्टिनेंट, या ये रेलेवेंट नहीं था, आपने गलती से अटैच कर दिया, तो आप उसको वहाँ से इमीडिएटली रिमूव कर सकते हैं। मैसेजेस रिसीव्ड के बारे में, अगर तो आपको ये कंपोज मैसेज और फिर ये न्यू फोल्डर सेटिंग, अगर कोई मैसेज रिसीव हुआ है तो आपने उसको पढ़ने के लिए आप कैसे, simple method, simply you can click, if you have already read, अगर ये unread है तो ये highlighted होगा, और अगर read है तो फिर ये highlighted
नहीं होगा। अगर आपने ऑलरेडी रीड कर लिया है तो फिर ये हाईलाइटेड नहीं होगा। ये ऊपर मैसेज के साथ जो ब्लू ये जो एरोज हैं ये रिफ्रेश के लिए हैं। अगर सिस्टम आपका स्लो हो गया है या कोई लाइट जाने के बाद दोबारा आई है उसके बाद, या देयर इज सम इंटरप्शन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर और फिर आपको, तो यू कैन रिफ्रेश एंड यू कैन सिंपली सी ऑल द थिंग्स एज यूजुअल। तो स्टूडेंट्स, तो रिसीव जब मैसेज रिसीव होता है तो उसके बाद यहाँ से इसको रिसीव मैसेज को आप क्लिक करके you can list the messages received and then you can read them one by one. अगर आप मैसेज आपने सेंड किए हैं उनकी हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो सेंट मैसेज को आप प्रेस करके यू कैन इजीली सी व्हाट वाज सेंट और उसको डेट एंड द प्रीवियस रेफरेंस एंड एवरीथिंग दैट कैन बी सीन। इसी तरह डिलीटेड मैसेज में कि कितने मैसेज डिलीट हुए हैं, कितने जो है उनकी तादाद जो है वो आ जाती है। और अगर आप ट्रैश से रिकवर करना चाहते हैं आप डिलीटेड मैसेज को ट्रैश से देख सकते हैं, लेकिन ट्रैश की एक हिस्ट्री है, उसमें एक ख़ास डेट के बाद ट्रैश में चीज़ें स्टोर नहीं होती, इसलिए कि और फिर ये भी है कि अगर ट्रैश फुल है तो आपकी जो स्पेस आप यूज़ कर रहे हैं उस स्पेस की यूटिलाइजेशन का भी इशू आ सकता है, इसलिए ट्रैश को खाली करना भी ज़रूरी है। ये एक स्क्रीनशॉट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जिसमें कोर्स रजिस्ट्रेशन का इशू जो है वो थ्रू मैसेज शेयर किया जा रहा है। इसमें आप देख लें ये मैसेजेस रिसीव्ड, ये मैसेज रिसीव हुआ है। व्यू ऑल मैसेजेस, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑल या मोस्ट रिसेंटली या 1 मंथ अगो, या जो भी, अगर कोई प्रीवियस मैसेजेस को भी आप देखना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन से यू कैन सी। इसके बाद नीचे आते हैं ये मार्क रीड, मार्क अनरीड और ये डिलीट, ये मूव। चेक ऑल करके आप ये फंक्शन इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिलेक्ट करने के बाद इन तमाम मैसेजेस को इधर मूव करना है तो यू कैन डू सिलेक्टिंग दिस। ये तमाम बॉक्सेस जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये ऑप्शन राउंड में नहीं, सर्कल में नहीं है तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और चेक ऑल में ये इफ़ यू प्रेस चेक ऑल तो ये ऑल दीज आर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड एंड यू कैन परफॉर्म the relevant functions on them. Authored by ये administrator, यानी जो उस बंदे का नाम आ जाएगा यहाँ पे साकाई एडमिन, और डेट एंड लेबल नॉर्मल और whatever लेबल has been added। और अगर कोई इसमें से अगर हमने कोई प्रीवियस मैसेजेस की लिस्ट में से कुछ सर्च करना है we can type if you remember the name of the person who shared the message, who sent the message, उसका नाम यहाँ टाइप करके, तो जैसे हम टाइप करते हैं तो वो सारे मैसेजेस उस नाम के लिस्ट हो जाते हैं जो आपने पढ़े होते हैं या रिसीव किए होते हैं। इसके बाद इसी तरह हम इसको ये जो है नेक्स्ट फोल्डर, प्रीवियस फोल्डर से हम वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फोल्डर, वी कैन गो बैक टू द प्रीवियस फोल्डर, दैट कैन बी डन। देन मैसेजेस में अगेन वन मोर थिंग,
सी मैसेजेस एंड रिसीव्ड, और यहाँ पे वो कोर्स रजिस्ट्रेशन इशू। सम मोर फंक्शंस हमने ये पढ़ लिया। पढ़ने के बाद ये जो है ये इंफॉर्मेशन है कि क्या इसका जो है हमने रिप्लाई देना है, उसको देना है जिसने लास्ट मैसेज जनरेट किया है, या थ्रेड के अंदर जितने लोग आ रहे हैं इस मैसेज के साथ जो लिंक्ड हैं, जहाँ जहाँ ये कम्युनिकेशन ऑलरेडी लूप में आ चुकी है, उन सबको अगर हम देखना चाहते हैं, सबको जवाब देना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और फॉरवर्ड में फिर हम जो भी है हम विदाउट लेटिंग नो द पर्सन हु हैज सेंड द मैसेज, या जो इस थ्रेड में आ चुके थे उनको इन्फॉर्म किए बगैर हम अगर किसी थर्ड पार्टी को, फोर्थ पार्टी को, या किसी नॉन पर्सन को अगर हम टारगेट करके ये पूरी डिटेल भेजना चाह रहे हैं, तो सारा का सारा थ्रेड जो है ये उसको फॉरवर्ड हो जाएगा और वो उस सारे को पढ़ के इसकी इंफॉर्मेशन से वो निकाल सकता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद फिर ये मूव टू द फोल्डर और फिर डिलीट, और ये प्रीवियस और नेक्स्ट मैसेज जो है, यहाँ से हम ये प्रीवियस और नेक्स्ट मैसेज से हम इसको आगे पीछे जा सकते हैं। तो चूँकि ये फॉरवर्ड किया जा रहा है और सिर्फ एक पर्सन को फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो उसका यहाँ पे ये नाम या जो भी उसका वो होगा, जो उस सिस्टम के अंदर, जो उस पूल के अंदर, लूप के अंदर उसका नाम मौजूद है, तो यहाँ पे उसका नाम लिखने से वो सिलेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट यानी कोर्स रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज जो है वो यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। ऑथर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, साकाई एडमिन, ये जो है ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। और लेबल नॉर्मल, और जो कुछ भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हो दैट कैन बी डन। रिप्लाई वन, रिप्लाई ऑल, ये फॉरवर्ड था। फॉरवर्ड के बाद ये जैसे मैंने बताया कि रिप्लाई में मल्टीपल ऑप्शन हैं, जो कि एक तो उसके फोरराइट के ऊपर होती हैं, एक नीचे बॉटम पे, लेफ्ट पे ये ऑप्शन जो हैं ये रिपीट होती हैं। तो कोर्स रजिस्ट्रेशन के से रिलेटेड कोई इशू डिस्कस हो रहा है। अब इसमें रिप्लाई जो है वो क्या एक को करना है, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन सर्कल किया गया है, ये जो है अगर द मोस्ट रिसेंटली जिसने भेजा है उसको अगर रिप्लाई करना है, तो ये उसको रिप्लाई यहाँ से करेंगे। और अगर उसके, जिसे मैंने पहले बताया कि उसके लूप में सारे लोग जो प्रीवियसली जिनके साथ इशू डिस्कस होता आया है और ये पूरा थ्रेड जो है इसके अंदर एंगेज है, तो इस थ्रेड में जितने लोग हैं उन सबको ये रिप्लाई जो है, ये जवाब जो है, ये जो भी इंफॉर्मेशन हम इस मैसेज में भेज रहे हैं वो सबको चली जाएगी। और फिर फॉरवर्ड पीछे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसी को फर्दर हम लेके चलते हैं। अगर हमने न्यू फोल्डर कोई क्रिएट करना है, ये न्यू फोल्डर जो है वो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर के अंदर हम कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो ये इसमें हम कर सकते हैं। तो उस फोल्डर के अंदर नया फोल्डर और उनके तमाम के नाम और डिस्क्रिप्शन जो है वो अगर हम करना चाहें तो दैट कैन बी डन हेयर। और अब देखें यहाँ पे रिसीव्ड मैसेज में ये जो है ये वन मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड, तो यहाँ पे ये उसका स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाता है कि वन मैसेज इज रिसीव्ड एंड देयर इज नो अनरीड मैसेज।
लेकिन अभी तक सेंट में क्योंकि कोई मैसेज सेंड नहीं हुआ तो यहाँ पे उसका स्टेटस 0 मैसेज आ रहा है। अगर नंबर ऑफ मैसेज डिलीटेड अगर हो कोई तो यहाँ पे वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो ये चीज़ जो है ये अभी तक फ्रेश है, इसमें कुछ भी अपडेट नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है मैसेजेस में कुछ सेटिंग्स से रिलेटेड इश्यूज के सेटिंग्स के क्या इसमें चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे ऑटो फॉरवर्ड मैसेजेस, अगर हम यस नो इसकी सेटिंग्स जिस किस्म के हम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस फॉर फॉरवर्डिंग के ऑटोमेटिकली आमतौर पे ये जितनी डिस्कशन है वो आप समझते हैं कि किसी ईमेल एड्रेस के ऊपर ये फॉरवर्ड हो जाए तो हम यहाँ पे अपना वो ईमेल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ईमेल एड्रेस फॉर फॉरवर्डिंग, इसमें आमतौर पे फॉरवर्डिंग मैसेज में हम आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेटर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उसको जितनी डिस्कशन का जो कंक्लूजन है जो फाइंड आउट है उसके साथ हम आमतौर पे शेयर करते हैं, या फिर क्लास के अंदर CR होता है तो CR को ऑटोमेटिकली अगर फॉरवर्ड हमने करना है तो यहाँ से उसका ईमेल, या बाद औक़ात एक ग्रुप ईमेल जो है वो जनरेट की जाती है जिसमें सबको इन वन थ्रू वन ईमेल सबको वो चली जाती है और उस ग्रुप ईमेल के अंदर डेफिनेटली तमाम लोगों के ईमेल जो है वो होते हैं और उन ईमेल को एक ग्रुप ईमेल का नाम दिया जाता है जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इसमें अगर इस सेटिंग को अगर हम सेव नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी प्रीवियस सेटिंग पे चला जाएगा सिस्टम, और फिर जो कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट अगर हमने प्रीवियसली ईमेल यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन उस ईमेल पे नहीं जाएगी। और अगर हम ये सारी चेंजेस करने के बाद इसको सेव बटन को प्रेस करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसमें सेव हो जाती है और ऑटोमेटिकली मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा। और अगर इस सेटिंग को हमें पसंद नहीं है, कैंसिल करना चाहते हैं तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने की सूरत में चेंजेस जो हैं वो अपहेल्ड हो जाती हैं और उसमें कोई चेंजेस नई चेंजेस जो है इनकॉर्पोरेट नहीं होती। इसके बाद स्टूडेंट्स कंपोज मैसेज में आप ये देखें मैसेजेस /SRS ऑल मैसेजेस प्रीवियस मैसेज, और ये जो है नेक्स्ट फोल्डर और प्रीवियस फोल्डर ये सारे वही ऑप्शन साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ अगर सर्च हम कर रहे हैं तो यहाँ से सर्च में हम जो कुछ भी सर्च करना चाहे वो लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। और इसी तरह चेक ऑल में जो है ये अटैचमेंट सब्जेक्ट ऑथर्ड बाय और डेट और ये लेबल जो है ये नॉर्मल एक्टिविटी है। अच्छा, बिफोर वी क्लोज दिस slate from the student point of view and the communication between the teacher and the student, आज के लेक्चर में एज पर प्रॉमिस मैंने आपको बताया था कि हम ये सारी चीज़ें सारी एक्टिविटीज़ चूँकि इसमें टाइपिंग इन्वॉल्व है, इसमें स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स को बिल्ड करना है और वो बिल्ड असाइनमेंट को शेयर करना है। अगर हमें वर्ड प्रोसेसिंग के या वर्ड परफेक्ट के या MS वर्ड के अगर हमें कुछ बेसिक फंक्शंस का नहीं पता तो फिर ये चीज़ें हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर के साथ मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल डिस्कस करूँगा। देखें, जब आप असाइनमेंट करते हैं तो उसमें कॉपीराइट्स के इशू आते हैं, उसमें
प्लेजरिज्म के इश्यूज भी आते हैं, उसमें आपके टीचर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो कुछ करें उसको प्रॉपरली आप उसका रेफरेंस डालें, उसकी क्वेश्चंस टाइप करें। आज के लेक्चर के साथ मैं आपको सिर्फ ये 2 एक्टिविटी जो है वर्ड में, कि जब आप अपनी असाइनमेंट्स या कोई भी आपको कोई असाइन टास्क है फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर इन एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग द एनी कोर्स, तो आप अपनी असाइनमेंट्स में नंबर 1 आप इक्वेशंस कैसे डालते हैं एंड नंबर 2 रेफरेंसेस कैसे डालते हैं। ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर रेफरेंसेस ना हो तो बाज़ औक़ात टीचर जो है वो समझता है कि ये कॉपी की गई हैं। और अगर आपने प्रॉपरली रेफरेंसेस और वो रेफरेंसेस अगर सिस्टम के अंदर बिल्ट इन हो और वेरीफाइएबल हो, तो फिर आपकी असाइनमेंट को टीचर एक वेट देते हैं, एक इम्पोर्टेंस देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि आपने असाइनमेंट खुद की है, प्रॉपरली रेफर्ड है, रेफरीड है, और इसलिए उसमें आपको ग्रेड लेने के ज़्यादा बेहतर चांसेस होते हैं। इसी तरह अक्सर टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो मैथमेटिकल फंक्शन लिख रहे हैं, जो मैथमेटिकल मॉडल लिख रहे हैं, जो इक्वेशंस आप लिख रहे हैं, जो असाइनमेंट में कोट कर रहे हैं, वो पिक्चर ना हो। अक्सर स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फंक्शन की, मैथमेटिकल इक्वेशंस की पिक्चर लेके डाल देते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इंटरनेशनली बहुत सारे जर्नल्स में, बहुत सारे फोरम पे जो पिक्चर्ड इक्वेशंस होती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, बल्कि आपने इक्वेशन बाकायदा टाइप करनी होती है। तो ये वजह है कि मैंने सिर्फ ये 2 फंक्शन ये चूज़ किए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि आज हमने वर्ड की 2 फंक्शंस मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, क्योंकि इस पूरे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अक्सर इन फंक्शंस की ज़रूरत पेश आती है जब भी आप अपने कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हों। टीचर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो कुछ आपने लिखना हो वो प्रॉपरली रेफर्ड हो, प्लेजरिज्म ना हो, अगर कहीं से कोई चीज़ ली है तो प्रॉपरली रेफर्ड हो। और दूसरा ये कि आपके कोर्सेज में अक्सर मैथमेटिकल फंक्शंस आपने लिखने होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी होती हैं, तो वो आप उसका स्क्रीनशॉट या पिक्चर लेके उसमें पेस्ट ना करें, बल्कि प्रॉपरली उन इक्वेशंस को आप टाइप करें। अब वर्ड के अंदर एक बहुत बड़ी इस चीज़ की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट ये शेयर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है। किसी भी इसको आप कुछ भी कह लें, एक थीसिस है या एक असाइनमेंट है जो मैंने एक रैंडमली एक पिक की है किसी टॉपिक के ऊपर। अगरचे ये टॉपिक का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं इसमें आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम है कि इसमें ये जैसे रेफरेंसेस हैं। अब इसमें रेफरेंसेस में जैसे हम रेफरेंसेस को ये सिलेक्ट करते हैं, अगर आप अपने सिस्टम पे इन रेफरेंसेस को सिलेक्ट करें, वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया हो या खुद बिल्ड किया हो, तो इन रेफरेंसेस में आप जब ये मैनेज सोर्सेस करते हैं, ये देखें, ये जब मैंने इसको खोला तो रेफरेंसेस और रेफरेंसेस में मैंने मैनेज सोर्सेज को, ये सोर्सेज आपके कंप्यूटर में आपको नहीं मिलेंगे। जब भी आप कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। जब आप कोई भी
काम कर रहे हों, जब जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हों, जिसने भेजा हो, जिसने लिखा हो, आप उनका नाम प्रॉपरली रेफरेंसेस और उनके ये जो है लिस्ट में रखें। इसमें आप देखें दो बेसिकली इसके ये दो सब विंडोज़ हैं, ये पेन्स हैं, दो सब पेन्स हैं। इसमें आप टाइप नहीं कर सकते, ये आपकी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है। मसलन आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई किताब पढ़ी और वहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले करके टीचर ने जो रिसोर्सेज आपको बताए थे, जो तरीका बताया था कि आपने मटेरियल ले करके 6 किताबों से पढ़ना है या 4 चैप्टर से पढ़ना है या एक चैप्टर के मुख्तलिफ हिस्सों से पढ़ना है, तो आपने प्रॉपरली अपनी असाइनमेंट को रेफर्ड किस तरह करना है कि ये मटेरियल जो आपने असाइनमेंट में डाला है ये कहाँ से आया है, उस राइटर का नाम क्या है, अगर वो बुक में से है तो वो बुक का चैप्टर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप उसमें से कैसे उसको टीचर को सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि अगर आप लिखेंगे कि ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है तो टीचर कहेगा कि आप तो बहुत बड़े स्कॉलर नहीं हैं, आपने ये इन्फॉर्मेशन, इवन टीचर भी जो मटेरियल जहाँ से पढ़ाते हैं उसको प्रॉपरली रेफ़र करते हैं कि ये चीज़ यहाँ से है, ये चीज़ यहाँ से है, हर कोर्स के साथ उसकी एक जो है वो पूरी डिटेल होती है। तो मैं बता रहा था इसमें अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उस चीज़ के बारे में है कि उस राइटर का नाम क्या था और ये इन्फॉर्मेशन उसके किस चैप्टर में से है, किस पेज में से है और कैसे है। ये इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम इसमें से, अब फ़र्ज़ करें मैंने कोई नया रेफरेंस, कोई नई चीज़ मैंने पढ़ी है, तो ये शुरू में बिल्कुल ये ब्लैंक होगा। आप इसको खोलेंगे अपने सिस्टम में तो ये दोनों तरफ आपको ब्लैंक मिलेंगे। मास्टर लिस्ट क्या होती है? मास्टर लिस्ट वो इंफॉर्मेशन है जो आपने ओवर द इयर्स अपने सिस्टम में बिल्ड किया। मिसाल के तौर पे आज आपका CS में एडमिशन होता है, आपने चौथे साल में, 4 साल में आपने जितनी असाइनमेंट्स की, जहाँ जहाँ से वो मटेरियल उठाया, वो आपकी मास्टर लिस्ट में अगर आप ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फॉलो करते हैं तो वो उसके अंदर मास्टर लिस्ट में आपके पास सेव रहेगा जब तक कि आप विंडोज़ जो है रिफ़्रेश नहीं करते या विंडोज़ जो है रीइंस्टॉल नहीं होती या ऑफिस एटलीस्ट रीइंस्टॉल नहीं होता, वो आपकी मास्टर लिस्ट में रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर में ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए 4 साल में असाइनमेंट सारी की हैं, 4 साल के प्रोग्राम में, जो कि अगर फ़र्ज़ करें हर कोर्स में आपको 10 असाइनमेंट मिलती हैं और आपके सपोज़ बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप मल्टीप्लाई करें, आप देखें आपने कितनी किताबें पढ़ी, उन सब के रेफरेंसेस का अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि कौन सी असाइनमेंट में क्या डाला, तो हर असाइनमेंट में वो ऑटोमेटिकली, अगर आप ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो आपकी वर्ड के डॉक्यूमेंट में ये जो करंट लिस्ट आ रही है, हर असाइनमेंट में जितनी किताबों का आपने रेफरेंस यूज़ किया है वो उसके अंदर बिल्ट इन सिस्टम के अंदर रहेगा। फिर आप उसको कहीं भी खोलेंगे, किसी कंप्यूटर पे खोलेंगे तो आपकी ये करंट लिस्ट में एग्जिस्ट करेगा। आप ये देख रहे हैं, मैंने ये जो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें ये वो रेफरेंसेस हैं, ये वो रेफरेंसेस हैं जो इस करंट वर्ड डॉक्यूमेंट में रेफर्ड हुए हैं कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, जो कि डॉक्यूमेंट में कोटेड है। मैं आपके साथ वो दिखाऊंगा। अब ये आता कैसे है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या, यहाँ आप टाइप नहीं कर सकते, मैंने बताया, तो फिर ये कैसे आएगा? हम मिसाल के तौर पे हम इसी को मैं एडिट करता हूँ, किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो ये आप देखें, ये मेरे सामने ये खुल जाता है डॉक्यूमेंट। मैं इसको कैंसिल करके दोबारा यहाँ से कोई ये जो है इसको करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि एडिट। ये मैं आपके साथ ये विंडो
मैंने खोली है कि इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है क्या। अगरचे आपको सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही थी पहले, लेकिन जब आप उसको सिलेक्ट करके एडिट करते हैं, तो एडिट को प्रेस करते हैं, तो ये आपके साथ पूरी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। ये फर्ज करें असाइनमेंट में जो आपने एक पैराग्राफ लिखा था वो आपने इस आर्टिकल से लिया था, जो लिखा गया था इस राइटर, इन दो राइटर्स ने लिखा था आर्टिकल, और ये कहाँ पब्लिश हुआ था ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ आप ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है वो आप टाइप कर सकते हैं, इस विंडो में आप टाइप कर सकते हैं। क्या ये कारपोरेट ऑथर था या कोई और, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें। टाइटल क्या था, जहाँ से आपने ये पैराग्राफ उठाया था उस आर्टिकल का टाइटल क्या था, या उस बुक का टाइटल क्या था। अगर ये बुक हो तो फिर हम यहाँ से उसको बुक को प्रेस कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये बुक नहीं है, ये किसी हमने जर्नल पब्लिश आर्टिकल से लिया हुआ था इंफॉर्मेशन, तो हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है। कहाँ पे ये पब्लिश हुआ था जहाँ से आपने लिया है, तो ये इसकी वो स्टेटस है कि ये कहाँ पे कौन से साल में पब्लिश हुआ, और जिस किताब से आपने ये पैराग्राफ उठा के अपनी असाइनमेंट बनाई है वो उस किताब के कौन कौन से पेजेस हैं, ये उनका नाम है। मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम खोलना चाहें तो हम यहाँ से ये फर्दर ऑप्शन शो ये सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं। आप देखें मैं आपके सामने ये इसको दोबारा अनसिलेक्ट करता हूँ, ये क्लोज हो जाएगा। ये तो इंफॉर्मेशन कुछ शो हो रही, इसी बॉक्स के अंदर मज़ीद इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये पेजेस और मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड इसमें की हुई नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। मतलब इशू नंबर क्या था, इस साल कब था, ये वॉल्यूम नंबर क्या है, इसका पब्लिशर कौन है, इसका शॉर्ट टाइटल अगर कर, स्टैंडर्ड नंबर इसका क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से बता सकते हैं। तो ये हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं, तो ये अगर ये तो था ऑलरेडी इसके अंदर मैंने पहले से टाइप किया हुआ है। अगर आपको खुद ये काम करना कभी पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे, आप न्यू को प्रेस करेंगे, क्योंकि आपके पास ये दोनों चीज़ें ब्लैंक होंगी। आप बिल्कुल ये न्यू को आप प्रेस करेंगे, ये मेरे पास एक एम्प्टी ये विंडो जो है आ गई है। अगर ये बुक है तो यहाँ मैं इसको टाइप कर सकता हूँ जो भी मैं टाइप करना चाहूँ, ये ऑथर का नाम, और इसका कोई टाइटल है, ये टाइटल भी मैं टाइप कर सकता हूँ जो भी मैं टाइप करना चाहूँ। इसी तरह कब ये जो जिस किताब से या जिस आर्टिकल से मैं अपनी असाइनमेंट देख के कर रहा हूँ, ये उसका क्या है, ईयर कहाँ है, और ये कहाँ पब्लिश हुई थी, इस पब्लिशर का नाम क्या था, और फर्दर मैं कोई डिटेल ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ये सारा फिल करके ओके करूँगा तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि मैं इसमें कोई इंफॉर्मेशन मज़ीद ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था जो, लेकिन मैंने आपको फंक्शन सिखाने थे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वर्ड का जो कि रेफरेंसेस, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये मैं आपको बता दूं, शायद आपको किसी और कोर्स में लर्निंग का ये मौका ना मिले। जब भी आप कोई असाइनमेंट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, इवन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें आपको तमाम चीज़ों के रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। और ये मल्टीपल फंक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें अगर आपने कोई वीडियो लेक्चर देखा है, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आप अपनी असाइनमेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये मौजूद है। आप देखें न्यू में जाके आप ये बुक सेक्शन है, बुक है, जर्नल है, आर्टिकल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं, रिपोर्ट है,
कोई रिपोर्ट कहीं से पब्लिश हुई है, ये आप देख लें, किसी वेबसाइट से आपने ये मटेरियल उठाया है, उसको अगर वेबसाइट, तो फिर आप वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने इसी तरह ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है, वहाँ से लिए, कोई आर्ट है, आर्ट मिसाल के तौर पर आपको जो हार्डवेयर की जो पार्ट्स हैं उनको किस तरीके से लिंक करके किसी और ने बनाया था, आपने उसमें से कोई पिक्चर उठाई है, कोई लाइनें, उसकी ख़ास लाइन आपने, कोई पाथ आपने ख़ास नोट किया है किसी और ने जो बनाया हुआ था, तो उसका रेफरेंस देना वो बहुत ज़रूरी होता है। ये याद रखें, आज का प्लेजरिज्म पॉलिसी बहुत सख्त है, HEC इसके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी देता है और यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सख्त पेनल्टी देती हैं, तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह ये अगर साउंड रिकॉर्डिंग है, ये जिस तरह ये आप देखें कि किसी और की रिकॉर्डिंग आपको मिली है, ऑडियो है, वीडियो नहीं है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। इसी तरह परफॉर्मेंस, किसी ने कोई परफॉर्म करके दिखाया, मिसाल के तौर पे टीचर ने आपको परफॉर्म करके दिखाया है काम, उसने एक सैंपल के तौर पे कोई प्रोग्राम रन करके दिखाया है, कोई चीज़ आपको ओपन करके उसको दोबारा ज्वाइन करके आपको दिखाई है, उसका रेफरेंस देना भी इंतहाई ज़रूरी है। और ये वर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, ये मैं आपको बता दूं। वर्ड जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले कुछ लेक्चर्स में बताया था कि वर्ड का पर्पस, डेवलप करने का पर्पस माइक्रोसॉफ्ट का ये नहीं है कि आप इसको टाइपिंग के ऊपर लगाएं सिर्फ, इसमें बेशुमार इसके एसोसिएटेड और एडिशनल फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह कोई आपको मूवी दिखाई गई है, कोई टेक्नोलॉजी पार्क की मूवी है, कोई उसके अंदर किसी साइंटिस्ट के कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी मूवी बनाई हुई है, वहाँ से आपको कोई लर्निंग होती है। कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कोई ऐसी कोई इनोवेशन की है जिसकी मूवी बनी हुई है, जिसकी कोई रिटर्न चीज़ नहीं है, बल्कि कैमरा से कोई रिकॉर्डिंग हुई है, तो उसको भी रेफ़र करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपका आइडिया नहीं है, वो किसी और का आइडिया था, आपने उसको परफॉर्म करते हुए देखा और आपने चूँकि कोट कर रहे हैं अपनी असाइनमेंट में, तो उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट का इंटरव्यू कर रहे हैं और उस इंटरव्यू के दौरान उसने आपको एक नया आइडिया शेयर किया है, तो आप उस इंटरव्यू का हवाला देंगे कि ये जो बात है ये इंटरव्यू में उससे डिस्कशन में सामने आई। पेटेंट आजकल बहुत बड़ा इशू है। पेटेंट कोई आपने डेवलप किया है या किसी और का पेटेंट था, उसको आप यूज़ करने जा रहे हैं, उसका रेफरेंस आप यूज़ करना जा रहे हैं, वो आप दिखा सकते हैं, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई केस स्टडी हुई है, केस बेस्ड आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, उस केस का हवाला आप देंगे, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इन सब के अलावा है। मेरा ख्याल है कि ये इतने ऑप्शंस हैं जो वर्ड के अंदर हिडन हैं कि आपके तकरीबन तमाम उन एरियाज़ को, पर्सपेक्टिव्स को कवर करते हैं जो कि असाइनमेंट करते हुए आपको ज़रूरत पेश आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वेबसाइट, रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस, आर्टिकल, किसी का जर्नल आर्टिकल, कोई बुक या कोई और, तो आप इसमें से ये कर सकते हैं। इसके बाद ये हो गया। इसका एक और फ़ायदा, तो स्टूडेंट, मैं सम अप करता हूँ जो अभी तक मैंने बताया कि आपने कोई असाइनमेंट की, आपने असाइनमेंट कहाँ से की, वो बंदा कौन है, वो मूवी क्या है, कोई रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, वीडियो है, किसी वेबसाइट से मटेरियल उठाया है,
वेबसाइट का पूरा एड्रेस और सारी चीज़ आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट के साथ बिल्ट इन सिस्टम में रखना चाहते हैं, ताकि टीचर अगर वेरीफाई करना चाहे तो वो बड़ी आसानी से आपके डॉक्यूमेंट के रेफरेंसेस को क्लिक करे तो उसके सामने मास्टर लिस्ट तो नहीं खुलेगी, लेकिन करंट लिस्ट उसके सामने खुलेगी। यानी करंट लिस्ट का मतलब ये है कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट वर्ड का खुला हुआ है, इसके अंदर जो मटेरियल डाला है वो कहाँ कहाँ से डाला है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। और इसका एक और मैं आपको बताऊं कि ये आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब जैसे ही ये न्यू करते हैं, अब जैसे मैं ये पेटेंट है, मैं आमतौर पे हम बुक्स में से नकल मार के असाइनमेंट करते हैं, या किसी का काम हुआ होता है, आर्टिकल होता है, उसमें से नकल मार के करते हैं। तो जर्नल आर्टिकल है फ़र्ज़ करें, तो इसमें वर्ड इतनी बड़ी सहूलत देता है। अब देखें, जैसे ही मैंने कर्सर यहाँ ये क्लिक किया ईयर में, तो ये मुझे सैंपल बता रहा है कि आपने ईयर के बारे में किस तरह लिखना है, क्योंकि ईयर लिखने के कई स्टाइल हैं कि आप मंथ, डे, डेट और ईयर लिखें, या आप सिर्फ ईयर लिखें। तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल दे के वर्ड गाइड करता है कि आपने इसमें ईयर जो है वो किस तरह लिखना है। इसी तरह जब आप पेजेस में आते हैं तो पेजेस में ये नीचे आपको सैंपल बताता है कि आपने पेजेस कहाँ तक लिखने हैं। मिसाल के तौर पे आपने जिन पेजेस को पढ़ के अपनी असाइनमेंट की है, वो अगर थे 12 पेजेस, तो वो 12 पेजेस कहाँ से कहाँ तक थे, वो पेज नंबर 50 से लेकर पेज नंबर 62 तक थे। तो आप यहाँ पे पेज नंबर 50 से 62 का इस तरह से रेफरेंस देंगे। मिसाल के तौर पे 50-62 इस तरीके से आप ये लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह जर्नल नेम, ये आपको ये नीचे बता रहा है ऑप्शन। इसी तरह टाइटल, ये नीचे ऑप्शन बता रहा है। तो स्टूडेंट, हम इसको, क्योंकि मैं इसमें कोई नई चीज़ नहीं डालना चाहता, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये और यहाँ पे ये जो है, इसी तरह यहाँ से हम बाकी ये नॉर्मल फंक्शंस हैं, हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ से हम सॉर्ट कर सकते हैं बाय ऑथर, बाय टैग, बाय टाइटल, बाय ईयर, ये यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हम सॉर्ट बाय टैग करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर हम बाय ऑथर करें तो ये अल्फ़ाबेटिकली आ जाएगा। और अगर हम इसको सॉर्ट बाय टाइटल करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह सॉर्ट बाय ईयर करें तो ये इस तरीके से ये ईयर जो है ये ऑर्गेनाइज होके आ जाएंगे। तो हम बाय ऑथर अगर हम करते हैं, आम तौर पे बाय ऑथर चलता है, तो हम इस तरह करते हैं। तो आपके जो है IEEE के स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं, या आप जो आपकी कंप्यूटिंग काउंसिल है उसके स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करते हैं, तो आप उनके स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ इसको क्लोज करता हूँ। कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। वो क्या है, जब ये आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हो जाती है तो आप इसके डॉक्यूमेंट के एंड पे आपने जितने किताबें पढ़ी होती हैं, जितने आर्टिकल पढ़े होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि ये जो असाइनमेंट आपने 20 पेजेस की बनाई है, वो आपने ये 20 आर्टिकल्स या 20 किताबें पढ़ के उनमें से आपने बनाई है। टीचर आपसे सबूत मांगता है, आप यहाँ पे उसको आखिरी पेज पे आप वो लिस्ट करके आप बताते हैं कि ये चीज़ें आपने कहाँ से ली हैं। तो अगर आपने यही रेफरेंसिंग स्टाइल अडॉप्ट किया है तो विद इन सेकेंड्स आप यहाँ पे वो लिस्ट बना सकते हैं
अगरचे वो हज़ारों में ही क्यों ना हो, आपने 1000 आर्टिकल पढ़ के आपने असाइनमेंट की हो, वो 1000 आर्टिकल की लिस्ट विद इन सेकेंड यहाँ प्रिंट की जा सकती है। वो कैसे? आप यहाँ रेफरेंसेस में जाएंगे, रेफरेंसेस में जाके ये नीचे लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफी। जब आप बिब्लियोग्राफी में जाते हैं तो ये आपका ये नीचे ऑप्शन है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो आप जैसे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी यहाँ पे लिखते हैं तो वो पूरी लिस्ट जो आपने रेफरेंस की ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब ये एक दुनिया में मुख्तलिफ स्टाइल रेफरेंसेस के फॉलो होते हैं। आपके टीचर कहते हैं कि नहीं हम IEEE का स्टाइल फॉलो करेंगे या हार्वर्ड स्टाइल फॉलो करेंगे या कोई और, तो आप यहाँ रेफरेंसेस में जाके आप इस स्टाइल को, ये स्टाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कर्सर मूव हो रहा है, ये स्टाइल है। इसमें से आप ये मुख्तलिफ स्टाइल यहाँ पे मेंशन है। ये सारे इन स्टाइल के नाम है। APA स्टाइल यानी अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का स्टाइल, शिकागो स्टाइल, इसी तरह ये बाकी स्टाइल जो है ये यहाँ पे मेंशन है। MLA स्टाइल है और सारा आप देखें, आप स्क्रीन पे नज़र रखें। मैं इनमें से कोई स्टाइल, ये APA स्टाइल में ऑलरेडी ये लिस्ट बिल्ट हुई है। अगर आपके टीचर को ये लिस्ट पसंद नहीं आई तो क्या आप ये 20 आर्टिकल फिर टाइप करने बैठेंगे, इनके एड्रेसेस, इनकी सारा कुछ? नहीं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बेतहाशा बेपनाह ताकत है और इसमें टाइम मैनेजमेंट की बड़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आप इनमें से मैं कोई भी मसलन शिकागो को प्रेस करता हूँ, आप देखें कि ये लिस्ट कैसे चेंज हो जाएगी। ये सारी लिस्ट चेंज हो गई। और अगर मैं इसको किसी और स्टाइल में करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर शिकागो की बजाय मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टाइल में करूँ, ये एक GB स्टाइल है। ये इस तरह से ये रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे। इसी तरह रेफरेंसेस में अगर मैं ये टाइटल वाइज सॉर्ट करूं तो ये सारा इस तरह से ये टाइटल वाइज ये मुझे सॉर्ट करके दे देगा ये कौन सा रेफरेंस मैंने कहाँ पे यूज़ किया है। तो इसी तरह MLA स्टाइल, तो ये MLA स्टाइल में, क्योंकि ये जो है ये इसको अंडरलाइन करते हैं, जो जर्नल का जहाँ से भी आपने लिया हो, जो बुक से पढ़ा हो, कहीं से भी उसका नाम जो है ये अंडरलाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर में एक बहुत ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि आप अपनी असाइनमेंट्स और बाकी चीज़ों को किस तरीके से एक बेहतर रेफरेंसेस की सपोर्ट के साथ आप इसको बना सकते हैं। आई होप इट वॉज यूजफुल। हम सम अप क्लोज करने से पहले मैं ज़रा इसको सम अप करूं। आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ किया? हमने रिव्यू किया नॉट मूडल बट स्लेट के जो हमारे वर्क साइट टूल्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने किया। और मैसेजेस को कंपोज कैसे करते हैं, मैसेजेस को रिसीव किया है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने बताया। अगर आपने सेंड किया है तो उसकी यहाँ पे अपडेट होता जाएगा नंबर जो है। और फिर इसकी अगर आपने मैसेज लिखना है, टाइप करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा,
मैसेजेस रिसीव कैसे होते हैं, सेंड कैसे होते हैं, डिलीट कैसे होते हैं, और फिर अगर कोई और मैसेज में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये कहाँ मेंटेन होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्लेट के अंदर, और फिर अगर मैसेज फॉरवर्ड करना हो तो किस तरीके से फॉरवर्ड करते हैं, रिप्लाई एक को करना हो, रिप्लाई टू ऑल जो थ्रेड में हो उन सब को करना हो, वो हमने डिस्कस किया। फोल्डर न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो, उसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं सब फोल्डर के अंदर, वो आप कैसे कर सकते हैं। इसी तरह आप मैसेज की कंपोजिशन में ये सारा, और फिर इसके साथ मैंने आपके साथ जिक्र किया क्योंकि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी आप असाइनमेंट्स बिल्ड करते हैं, क्विज़ेस बिल्ड करते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिखते हैं, उसके अंदर रेफरेंसेस की, बिल्ट इन रेफरेंसेस की एक बहुत बड़ी अहमियत है। अगर आप वो नहीं करेंगे आप हायर स्टडीज़ में जाके फंस जाएंगे, कदम कदम पे आपको मुश्किलात होंगी, टीचर आपकी असाइनमेंट्स रिजेक्ट करते जाएंगे इसलिए कि कोई रेफरेंसेस से सपोर्ट नहीं होगी। आप कहेंगे आपने खुद किए हैं, टीचर रेफरेंस मांगेगा कि आपने ये किस बुक से किया है, उसका नाम वो देना ज़रूरी है। ये एथिकल वैल्यूज़ की भी रिक्वायरमेंट है कि आप जो लिखें, जहाँ से लिखें, उसको प्रॉपरली रेफ़र करें। तो स्टूडेंट हम मैथमेटिकल फंक्शन तो आज नहीं कर सके, लेकिन अक्सर मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए अपने नॉलेज को किस तरीके से शेयर कर सकते हैं बेहतर अंदाज में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो डायरेक्ट टाइप कैसे करते हैं और कहाँ से बनी बनाई इक्वेशंस अगर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपनी असाइनमेंट में, वो कहाँ से, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बेशुमार वर्ड के अंदर फंक्शंस हैं जो हिडन हैं, जो आपने कभी नहीं देखे, शायद आपके साथ कोई कभी शेयर ना करे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में उनकी बड़ी अहमियत है। आप इनको जो भी सिस्टम डेवलप करें उनके साथ आप एड-इन्स में किसी तरह लेकर आएँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।